गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की श्रृंखला में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें स्क्रीन पर दे रखा है कि 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो देखो, हम जानते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है, या इसे हम चित्र में संयोजित करें तो ये मान लो कि आपका एक संधारित्र है 12 पिको फेरेड का, जो एक 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा दिया हुआ क्या हो जाएगा? दिया हुआ प्रश्न अनुसार C इज इक्वल टू 12 पिको फेरड। और देखो, हम जानते हैं कि एक पिको में 10 की घात माइनस 12 फेरड होते हैं, और V इज इक्वल टू दे रखा है 50 वोल्ट। ये दो चीज़ें रखी हैं, हमें कितनी निकालनी है, कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। अब देखो, हम स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/2 CV²। हम जानते हैं U इज इक्वल टू 1/2 CV²। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस सूत्र में C और V का मान ज्ञात कर लेना है। जो U का मान होगा वही विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो 1/2 C की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻12 फेरड, इंटू V की वैल्यू है 50 का स्क्वायर। तो ये 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो यह जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 5 का वर्ग होगा 25, और इंटू 10 का वर्ग होगा 100, या 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। 50 इंटू 50, 25 और 2 जीरो लग जाएंगी। अब देखो, 25 को 6 से गुणा करूँगा, 25 छिका 650, 25 छिका 150 और 2 जीरो इसके पास में, इंटू 10⁻⁻12। अब देखो, ये 3 जीरो इसमें प्लस 3 हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से डिवाइड करता हूँ और इसमें प्लस 1 और कर देता हूँ। तो ये तो क्या जाएगा 1.5 इंटू 10⁻4 जाएगा, तो 10⁻⁻8 जूल। अतः स्थिर विद्युत ऊर्जा अतः संधारित्र में 1.5 इंटू 10⁻8 जूल स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो आपको केवल इसमें सूत्र याद रखना था और मान रखना था और मान निकालना था। इसके अलावा बिल्कुल ये सिंपल था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा ये जो प्रश्न है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र। अब जैसे मान लो कि ये आपका एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, या प्लस क्यों है या माइनस क्यों है। इनके मध्य दूरी d है। जब माध्यम वायु है, अर्थात
ये होगा। तो हम जानते हैं कि धारिता, संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। D क्या है? प्लेटों के मध्य दूरी। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात या वायु में आपेक्षिक धारिता। A क्या है? इन समांतर प्लेट संधारित्रों का क्षेत्रफल। ये हम जानते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 माइक्रोफेरेड है। अब प्रश्न अनुसार ये जो धारिता है वो कितने रखी है? 8 पिकोफेरेड। तो प्रश्न अनुसार C इज इक्वल टू 8 पिकोफेरेड बराबर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेरड। तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 की घात माइनस 12, ये C की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये आपको समीकरण नंबर हो गया 1। यदि ये यहाँ तक का काम होना फिनिश हो गया। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। अब देखो ये जो पट्टिकाएं हैं, इन पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, इट मीन्स ये इतना कर दिया जाए इसको। ये प्लस क्यों आवेश होगा और ये माइनस क्यों आवेश होगा? अब मान लेते हैं इस स्थिति में दूरी हो गई आपकी D1। तो D1 किसके बराबर होगी? ये इस D का D/2 के बराबर हो जाएगी। और दूरी को आधा कर दिया और इनके बीच के स्थान में 6 परिवर्तन रख दिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो रखा है बीच में ये वाला, K इज इक्वल टू 6 प्राविधितांक रख दिया है। तो जब हम किसी माध्यम में प्राविधितांक रखते हैं समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य, तो हम जानते हैं और या हमने ये तुलनात्मक अध्ययन किया है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र होता है वायु हवा में और जब समांतर प्लेट संधारित्र होता है माध्यम में, तो हमने जो धारिता का अध्ययन किया था, या इससे पहले हमने विभव का अध्ययन किया था, या इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र जितना प्राविधितांक होता है उसका 1 अपॉन प्राविधितांक गुना घट जाता है। इसी प्रकार विभव भी 1 अपॉन जितना प्राविधितांक होता है उतना गुना घट जाता है। परंतु हमने देखा था कि जो धारिता होती है उसके प्राविधितांक के गुना जितनी बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम पट्टिकाओं की दूरी आधी करेंगे और उसमें 6 प्राविधितांक वाला पदार्थ भरेंगे तो धारिता निम्न प्रकार होगी। पट्टिकाओं के बीच प्राविद्युतांक 6 होने के कारण चित्रानुसार धारिता निम्न होगी। अब देखो धारिता C माध्यम बराबर होती है C इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या है? माध्यम की धारिता या माध्यम का प्राविद्युतांक। अब देखो यहाँ पर माध्यम का परिवर्तन तो हमने K लिया है, तो हम यहाँ K भी लिख सकते हैं।
और धारिता C हमें इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी है। तो सी एम इज इक्वल टू सी 10 इंटू 10⁻⁻12 और के कितना दे रखा है 6। तो ये जाएगी 8 6 जा 48। ये थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, ये धारिता आपकी ये हो गई। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और डिपेंड करेगी, वो ये होगी कि जब हमने दूरी d/2 की है तो सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए, इसकी जो वायु या निर्वात धारिता क्या होगी डी बाई या डी डेक्स के, या डी डेक्स को हमने क्या माना है d1 माना है, और d1 किसके बराबर है d/2 के बराबर है। तो ये आपका d/2 का फिर हम वैल्यू रख देंगे, तो आपका एप्सिलॉन 0 ए d/2 के, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 एप्सिलॉन 0 ए डी इंटू के इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 से एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी का मान ये वाला है 8 इंटू 10⁻⁻12 फेरड। तो सी एम इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू इसकी जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 कितनी है 8 इंटू 10⁻12, तो 8 इंटू 10⁻12 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 इंटू 6 इंटू 10⁻12, 16 छिका 96 इंटू 10⁻12 फेरड। तो जो पट्टिकाओं के मध्य दूरी आधी करके 6 प्रतंग का एक पदार्थ भरा जाता है तो उस केस में संधारित्र की धारिता क्या होगी 96 इंटू 10⁻12 फेरड या 96 पिको फेरड। या मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 96 पिको फेरड। सी एम इज इक्वल टू 96 पिको फेरड। अतः धारिता 96 पिको फेरड होगी। अतः धारिता 96 पिको फेरड होगी। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पूर्णतया परावर्तक तक भरा जाता है तो उसकी जो धारिता होती है वायु की धारिता की परावैद्युतांक के गुणा में होती है। अब यहाँ पर अंतर क्या आ गया, जो परावैद्युतांक वायु में धारिता थी वो तो पहले d थी, परंतु परावैद्युतांक बढ़ने के बाद में उसकी दूरी को d/2 कर दिया है, तो यहाँ d की जगह क्या जाएगा d/2। तो हमने उस दूरी को d1 मान लिया तो d1 क्या जाएगा d/2। ये देखो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं c की वैल्यू रख देते हैं और ये गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। बाकी तो इसमें और सारा सीधा सा मामला था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन केवल समझदारी वाला क्वेश्चन है और बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में जब मैंने संधारित्र का संयोजन बताया था तो उसमें बताया था कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें जब हम धारिताओं का संयोजन करते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो दिए गए प्रतिरोधों से अधिक होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो दिए गए प्रतिरोधों से कम होता है। अब अधिक किस में होता है समांतर क्रम में। तो अधिकतम मान निकालने के लिए इन तीन संधारित्रों को
हम समांतर क्रम में संयोजन करेंगे। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि अधिकतम धारिता के लिए तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजन करना पड़ेगा। और देखो, जो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है वो इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार वाला समांतर क्रम संयोजन होता है। इसको V वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ दिया। अब जो ये मान लो कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और जो इन प्रत्येक संधारित्र जिनकी प्रत्येक धारिता कितनी है, 6 माइक्रोफेरेड। इसकी भी 6 माइक्रोफेरेड है, इसकी भी 6 माइक्रोफेरेड है, इसकी भी 6 माइक्रोफेरेड है। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संयोजन करना पड़ेगा जिनकी तुल्य धारिता CS समांतर क्रम में CP आएगा है। तो चित्रानुसार क्या हो जाएगा, CP इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो CP इजिकल टू 10 प्लस 10 प्लस 10। तो CP इजिकल टू 30 माइक्रोफेरड। अतः अधिकतम धारिता बराबर 30 माइक्रोफेरड है। अब आप देख रहे होंगे कि बाकी जो न्यूनतम धारिता है उसके लिए हम इन संधारित्रों को समान श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूनतम धारिता के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजन करना पड़ेगा। माना इस स्थिति में तुल्य धारिता, ये प्रतिरोध वर्ड निकल जाता है, तुल्य धारिता CS है। तो देखो, श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्र को जोड़ते हैं तो ये C1, ये आपका C2, ये आपका C3 इस प्रकार का संयोजन होता है। इन तीनों को एक V वोल्ट की बैटरी से हम जोड़ देते हैं। तो ये भी आपका कितना है, 6 माइक्रोफेरड, ये भी 6 माइक्रोफेरड और ये भी 6 माइक्रोफेरड।
या मान लेते हैं कि इसको क्वेश्चन में अपन 10 कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले इसमें 10 बता दिया है। तो ये भी आपका 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो धारिता, तुल्य धारिता CS है, तो चित्र अनुसार 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। 1/CS इज इक्वल टू 10 LCM हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। तो 1/CS इज इक्वल टू 3/10। अब यदि मैं CS का मान निकालूं तो इसका ये व्युत्क्रम हो जाएगा 10/3। तो CS इज इक्वल टू क्या जाएगा 3.33 माइक्रोफेरड। अतः न्यूनतम धारिता न्यूनतम धारिता 3.33 माइक्रोफेरड है, जो कि तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोर्ड की स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS है और समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP है। तो हमें CP माइनस CP इज इक्वल टू n² माइनस 1 इंटू C/n प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सोल्व। प्रश्नानुसार C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS है। अतः हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब n संधारित्र जोड़ेंगे तो उनकी तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ... 1/CN होती है। अब यहाँ पर जो तुल्य धारिता है वो सूत्र में C है और यहाँ पे क्या है CS है। तो इसको सबसे पहले CS को तो हम C को तो CS लिख लेते हैं और सभी संधारित्रों की धारिता कितनी है C। तो 1/C1 भी C होगा, 1/C2 भी C होगा, इसी प्रकार 1/CN भी C होगा। तो 1/CS इज इक्वल टू, देखो 1/C 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 n टाइम्स आ रहा है तो 1/CN हो जाएगा, क्योंकि जानते हो कि जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 2 को 4 बार जोड़ते हैं तो 8 आता है, या 2 × 4 कर दूं तो मैंने यहाँ ऐसे किया है 1/C 1/C n बार आ रहा है तो 1/C × n, जैसे 2 2 4 बार आया है तो 2 × 4, ऐसे 5 बार आ रहा हो तो 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो भी 25 आएगा और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 25 आएगा। इसी प्रकार 1/C n बार आ रहा है योग में तो 1/C × n हो जाएगा। अब 1/CS इज इक्वल टू n/C, तो CS इज इक्वल जाएगा C/n। ये आपके श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता CS का माना गया। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दूसरा सी संधारित्रों को, प्रश्नानुसार सी संधारित्रों के n संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता Cp है। तो हम जानते हैं कि C = C1 + C2 + ... Cn होता है। अब यहाँ पर तुल्य धारिता C थी, परंतु प्रश्न में क्या दे रखा है Cp, तो C = Cp और C1 = C1, C1 = C, C2 = भी C एंड इसी प्रकार Cn = भी C। अब ये Cn बार आ रहा है तो C × n, तो Cp = Nc। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1 से या 2 में से 1 को उठाने पर, तो Cp, अब देखो 2 में से 1 क्यों उठाया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध में से श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध घटाना है, इसलिए मैंने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया है। तो Cp - Cs = Cp का मान क्या है Nc और Cs का मान क्या आया था C/n आया था। अब देखो यहाँ एलसीएम कितना जाएगा, n आ जाएगा, यहाँ अपोन में 1 है तो n में 1 का डिवाइड करें तो n आएगा, n को इसके अंश गुणा करें तो n² c आएगा, c में n का डिवाइड करें तो n 1 आएगा, 1 को c आएगा। तो Cp - Cs, तो Cp Cs बराबर इसमें से n² - 1 c कॉमन है बटावा n। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखने से ही थोड़ा कठिन लग रहा था, बाकी था तो बहुत इजी। प्यारे विद्यार्थियों, आंकिक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट श्रृंखला में आप मेरे यूट्यूब चैनल government.vlogs को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।